वेलकम डियर रॉकर्ट्स। दोस्तों आज हम देखेंगे कोरियन फैंटेसी ड्रामा जिसका नाम है वन डे। एक ब्लाइंड लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है। वो किसी को नजर नहीं आती सिवाय एक आदमी के। आत्मा खुद हैरान है कि सिर्फ ये मुझे कैसे देख पा रहा है। फिर वो आत्मा क्या करती है और सिर्फ उस आदमी को ही आत्मा क्यों दिखाई दे रही है, ये सब कुछ जानने के लिए इस मजेदार वीडियो को एंड तक देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करने के साथ यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखने के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो करने के साथ चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में हीरो ली को दिखाते हैं जो सड़क के पास खड़ा सोच रहा है कि यार अब मैं क्या करूं। दूसरी ओर एक औरत का फ्यूनरल हो रहा होता है जहां एक आदमी ली को कॉल करता है। ली के फोन पर ब्रदर इन लॉ करके कॉलिंग आती है, मतलब जो मरी है वो ली की वाइफ है। पर ली अपनी वाइफ के फ्यूनरल में जाने के बजाय अपने साले का कॉल काटकर बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने लगता है। अगले दिन ली अपने ऑफिस जाता है। ली एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है। वहाँ ली का साला वेट कर रहा होता है। ली कहता है कि एक काम करते हैं ना, हम बाहर जाकर बात करते हैं। लेकिन साला कहता है कि तुमने ही मेरी बहन को मार डाला होगा तभी तो तुम उसके फ्यूनरल में नहीं आए। ली उसे कैसे भी करके चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार ली को खूनी कहता है। ली फिर उसे ठंडे दिमाग से समझाने की कोशिश करता है पर वो और बिगड़ जाता है। तभी ली के कलीग्स उन्हें घूरने लगते हैं तो ली कहता है कि ये मेरा साला है, गुस्से में बकवास कर रहा है। अब ली का साला उसको एक तगड़ा पंच मारकर गिरा देता है। फिर ली के फ्रेंड्स पूछते हैं कि अरे तुम्हारे बीच आखिर प्रॉब्लम क्या है। कुछ नहीं, ये कहकर वो अपनी कलीग से अगले केस के बारे में पूछता है। वो बताती है कि 2 महीने पहले मीजो नाम की एक लड़की रोड क्रॉस करते वक्त एक कार के नीचे आ गई, तब से वो कोमा में है। वो लड़की ब्लाइंड है और जिसने गाड़ी चलाई वो हमारा क्लाइंट है। अब ये सुनकर ली कहता है कि उस क्लाइंट से पैसे लेकर उस लड़की के परिवार वालों को दे दो और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब वे बताते हैं कि मीजो के पेरेंट्स तो है नहीं, सिर्फ एक गार्डियन है, पर वो पैसे लेने से इनकार कर रही है। तभी बॉस आकर ली से कहता है कि एक काम करो, ये केस तुम ही ले लो और किसी भी तरह उस लड़की की गार्डियन को फुल सेटलमेंट लेने के लिए कन्विंस कर दो और कहो कि केस वापस ले ले। जिसने एक्सीडेंट किया था वो हमारा सीईओ का क्लोज फ्रेंड है, अगर वो जेल गया तो हमें कई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब ली मीजो के गार्डियन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। दरअसल ली की वाइफ को इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और यहीं वो मर भी गई, इसलिए ली को यहाँ बड़ा अजीब लगता है। उसे वो याद आ रही होती है। वो मीजो के कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ कुछ प्लांट्स और पास में कंकड़ पड़े होते हैं। फिर ड्रॉर में मीजो के बचपन का एक फोटो भी होता है और ली उसकी फोटो को खींच लेता है। तभी एक लड़की आकर पूछती है कि ये क्या कर रहे हैं आप। ली घबरा कर पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की फिर चौंक कर पूछती है कि क्या आप मुझे देख सकते हैं। ली कहता है कि अरे मैं अंधा थोड़ी ना हूँ। तभी वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर आकर पूछती है तो ली बताता है कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है और इस पेशेंट को देखने आया है। तभी वो लड़की उससे कुछ पूछती है तो वो उसका जवाब देता है। इसी बीच डॉक्टर पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, लेकिन ली उसे कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। दरअसल ये लड़की मीजो है, पर वो तो कोमा में है ना। जी हाँ, वो कोमा में है और वही यहाँ पर चल फिर भी रही है। इसका राज आगे जाकर आपको पता चलेगा। फिलहाल वो हैरान है कि मैं सिर्फ इसी आदमी को क्यों दिखाई दे रही हूँ। इन सब चीजों से बेखबर ली बाहर चला आता है। हॉस्पिटल में कुछ ढोंगी पेशेंट्स भी होते हैं जो इंश्योरेंस के पैसों के लिए बीमार होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। इस नाटकबाज पेशेंट का नाम है जिनी, जो दूसरों के साथ गोटियां खेल रहा होता है। वो जानता है कि ली इंश्योरेंस एजेंट है और दूसरों को भी वार्न करता है। फिर सभी लोग पेशेंट की तरह नाटक करने लगते हैं। अब ली कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं मूवीज में होना चाहिए, समझे। क्या एक्टिंग करते हो तुम लोग, एक न एक दिन तुम बुरी तरह पकड़े जाओगे, समझ गए। ये कहकर वो चला जाता है। फिर ली मिजो के गार्डियन से मिलता है जो कि मिजो की क्लोज फ्रेंड भी है। वो पूछता है कि एक्सीडेंट के दिन क्या मिजो डिप्रेस्ड या परेशान थी, पर वो कहती है कि तुम्हारी कंपनी से कई लोग आकर यही सवाल पूछ चुके हैं। तुम लोग मिजो को दोषी ठहराकर ये केस क्लोज करना चाहते हो, है ना। न जाने तुम लोग किसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बस यहाँ से चले जाओ और कुछ नहीं। फिर ली ऑफिस आकर इस केस को स्टडी करता है। उसको पता चलता है कि एक्सीडेंट स्पॉट पर मिजो का बैग, उसके ग्लासेस वगैरह थे, लेकिन ब्लाइंड जो स्टिक यूज करते हैं वो उस जगह पर नहीं थी। फिर वो पुलिस को कॉल करता है तो वे बताते हैं कि एक्सीडेंट स्पॉट पर उन्हें ऐसा कोई स्टिक नहीं मिला। घर पर उसकी सास आई होती है। ली उनसे माफी मांगता है कि मैं फ्यूनरल में नहीं आ पाया, सॉरी। अब सास कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें काम रहा होगा इसलिए नहीं आए होंगे और मेरे बेटे ने तुम्हें ऑफिस में आकर मारा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ जी, वो छोटा है, गुस्से में ऐसा कर बैठा, कोई बात नहीं। फिर वो ऊपर ली का बेडरूम क्लीन करने जाती है तो ली कहता है कि मैं खुद कर लूंगा। जब से उसकी वाइफ मरी है वो अपने बेडरूम में गया ही नहीं। सास के जाने के बाद ली घर में अकेला होता है। उसे अपनी वाइफ की आवाज आती है। फिर वो बार में जाता है और लौटते वक्त उसके पॉकेट में एक कंकड़ होता है।
जो उसने मेजो के कमरे में देखा था। तभी वो हॉस्पिटल जाकर उसे मेजो के पास ही रख देता है और नशे में मेजो से पूछता है कि तुम ब्लाइंड होकर वॉकिंग स्टिक के बिना रोड क्रॉस क्यों कर रही थी, तुम्हें डर नहीं लगता था क्या? फिर कुछ बड़बड़ाकर वो नशे में वहीं सो जाता है। सुबह उसका नशा उतरता है तो मेजो को सॉरी कहकर वो बाहर आ जाता है। तभी पेशेंट जिनी मजे से स्कूटर में आ रहा होता है। ली उसकी फोटो क्लिक करता है तो देखता है कि कल देखी हुई लड़की एक छोटे लड़के से बात कर रही है, पर वो अचानक गायब हो जाती है। ली उस बच्चे से पूछता है तो वो कहता है कि अंकल, मैं तो कब से यहाँ अकेला बैठा हूँ, मैं किसी भी लड़की से बात नहीं कर रहा था, ना ही मैंने किसी को देखा। फिर ली कंफ्यूज होकर जिनी के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास प्रूफ है कि तुम इंश्योरेंस के पैसों के लिए बीमार होने का नाटक कर रहे हो। पर जिनी कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं डरने वाला। तभी वो लड़की ली को हेलो कहती है। ली उससे उसका नाम पूछता है। अब जिनी कंफ्यूज्ड है कि ये किससे बात कर रहा है। ली कहता है कि मैं तो उस लड़की से पूछ रहा हूँ जो तुम्हारे पीछे खड़ी है, पर जिनी को वो दिखाई नहीं देती। लड़की कहती है कि मेरा नाम मेजो है और मैं आपके अलावा किसी और को नहीं दिखाई दूंगी। फिर जिनी ली को पागल समझकर चला जाता है। ली कहता है कि मेजो तो कोमा में है, फिर तुम मेजो कैसे हो गई? मेजो बताती है कि वो और मैं एक ही हैं। ली उससे फिर इरिटेट होकर जाने लगता है तो वहां आईने में मेजो की परछाई दिखाई ही नहीं देती। अब ली घबराकर भूत भूत चिल्लाकर वहां से भाग जाता है और सीधे घर जाकर रुकता है। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है कि वो भूत थी या मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही थी। अगले दिन वो हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज देखता है तो हर जगह वो अकेले ही खड़ा है, कहीं नहीं होती। वो फिर हॉस्पिटल जाता है तो मेजो छत पर बैठी होती है। सच जानने के लिए ली भी छत पर जाकर देखता है कि पानी की एक बूंद मेजो की हथेली में गिरकर उस पर निकल जाती है। ये देखकर तो ली बेहोशी हो जाता है। कुछ देर के बाद मेजो बताती है कि मैं मेजो की आत्मा हूँ, वो कोमा में है, लेकिन जब वो सोती है तो मैं बाहर निकल जाती हूँ। जब वो कॉन्शियस होती है तो मैं उसके शरीर के अंदर चले जाती हूँ। मेजो ब्लाइंड है लेकिन मैं इसकी आत्मा हूँ और मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे कोई नहीं देख सकता, लेकिन न जाने तुम क्यों मुझे देख पा रहे हो। अच्छा, मतलब ये कि तुम एक भूत हो? नहीं, भूत मत बोलो मुझे, मैं मरी थोड़ी ना हूँ, मैं सिर्फ मेजो की आत्मा हूँ। अब ली उससे बातचीत करने लगता है तो वो बताती है कि मुझे एक जगह जाना है। ली कहता है तुम तो आत्मा हो, तुम तो कहीं भी उड़कर जा सकती हो, मुझे तंग मत करो। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है, लेकिन सभी लोग उसको पागल समझकर घूरने लगते हैं कि ये किससे बात कर रहा है। फिर उसे मेजो पर दया आ ही जाती है और वो उसे अपनी कार में लेके जाता है। मेजो जो ब्लाइंड थी, उसकी आत्मा इस दुनिया की चीजों को पहली बार देखकर बहुत एक्साइटेड होती है। ये क्या है, वो क्या है, ये कर करके वो ली से पूछती रहती है। ली पहले तो शांत स्वभावी होकर कहता है कि ये ब्रिज है, वो ट्रेन है, वो कार है, वो बाइक है, लेकिन उसके सवाल खत्म ही नहीं होते। और फिर इरिटेट होकर वो कहता है कि अब एक भी सवाल किया तो मैं गाड़ी कहीं ठोक दूंगा, फिर हम दोनों की आत्माएं गली गली भटकेंगी, समझी? कुछ देर में वो मेजो को उस जगह पहुंचा देता है जहां वो जाना चाहती थी। दरअसल मेजो के बेस्ट फ्रेंड्स की शादी हो रही है। दूल्हा ब्लाइंड है। शादी से पहले वे पूछते हैं कि क्या किसी को इनकी शादी से कोई एतराज तो नहीं। ली हाथ उठाता है तो सभी उसे घूरने लगते हैं। वो हंस पड़ता है कि सॉरी, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं बस हाथ उठाने का मन कर रहा था तो उठा दिया। असल में मेजो उसका हाथ पकड़कर उठा रही थी। मेजो की आत्मा किसी चीज को टच नहीं कर पाती, लेकिन पता नहीं वो ली को कैसे टच कर पा रही है। इस बात से वो भी बहुत खुश है। अब शादी में एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें मेजो ने एक्सीडेंट से पहले इन दोनों को शादी के लिए बधाई दी होती है। ये देखकर मेजो बहुत इमोशनल होती है। ली भी उसके साथ चलने लगता है। वो बताती है कि इन्हीं फ्रेंड्स को मैंने अपनी फैमिली मानी थी। फिर वे गार्डन में जाते हैं तो मेजो बताती है कि ये मेरा फेवरेट डॉग है, इसका नाम मैंगो है, आप इसे सहलाओ ना। ली को डॉग से सख्त एलर्जी होती है, इसलिए वो मना कर देता है, पर मेजो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है तो वो प्यार से मैंगो को सहला देता है। फिर ली मेजो को हॉस्पिटल में ड्रॉप करता है तो मेजो कहती है थैंक यू, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। दरअसल एक्सीडेंट स्पॉट पर मेजो का वॉकिंग स्टिक नहीं मिला था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ये प्रूव करना चाहती है कि मेजो अपना वॉकिंग स्टिक इसलिए नहीं लाई क्योंकि वो खुद ही अपनी जान लेने के लिए गाड़ी के नीचे आ गई। इस तरह उन्हें ना तो इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ेंगे और उनके सीईओ का फ्रेंड जिसने एक्सीडेंट किया था वो भी बच जाएगा। पर अब ली ये सब कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि ये गलत है। कितना अच्छा होता अगर सारे इंश्योरेंस एजेंट्स ऐसा ही सोचते हैं ना। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा। दरअसल ली का काम यह है कि इस हॉस्पिटल में जो उनकी कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करके पता लगाना है कि वे सच में बीमार हैं या फिर पैसों के लिए नाटक कर रहे हैं। अगर वे सच में बीमार हैं तो उन्हें इंश्योरेंस के पैसे दिलवाएंगे। इसी सिलसिले में ली एक पेशेंट से बात कर रहा होता है, पर उसका पूरा ध्यान मेजो को ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन मेजो जगी हुई है तो आत्मा बाहर नहीं आएगी। तभी वहाँ पर जिमी गाना गाते हुए स्कूटर में आता है कि चला जाता हूँ किसी के धुन में। ली फिर उसे वार्न करता है कि तुम बीमारी का बहाना करके इंश्योरेंस के पैसों से खा रहे हो, समझे? मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, भिखारी कहीं के। ये सुनकर जिनी उसकी शर्ट पकड़ लेता है, लेकिन एक बच्चा उसको देख रहा होता है तो वो ली को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में ली मेजो से पूछता है कि तुम अपने पास कंकड़ क्यों रखती हो। वो बताती है कि ब्लाइंड होने की
वजह से मुझे चीजों को छूकर आइडेंटिफाई करना पड़ता है और इस तरह के गोल मटोल कंकड़ उसे बहुत ही पसंद थे, इसलिए वो इन्हें अपने पास रखती है। फिर मिजो ली का हाथ पकड़कर बताती है कि तुम बिना किसी इंटरेस्ट के एक बेमतलब की लाइफ जी रहे हो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ये सुनकर ली अपना हाथ उठा लेता है। फिर वो अपना हाथ देती है कि इसे फील करके बताओ कि मेरी लाइफ कैसी है। ली को कुछ भी फील नहीं होता। वो बहुत ही दुखी होती है कि जब वो ब्लाइंड थी तो हर चीज को टच कर पाती थी, पर अब उसकी आत्मा सब कुछ देख सकती है पर किसी को टच या फील नहीं कर सकती सिवाय ली के। उसका दुख सुनकर ली उसे बाहर लेके जाता है। दोनों एक एक्वेरियम में पहुंचते हैं और वहाँ की खूबसूरत फिश को देखकर मिजो बहुत ही खुश होती है। एक लड़की को उसकी माँ के साथ देखकर मिजो को अपनी माँ की याद आ जाती है। वो ली को बताती कि मैंने सिर्फ अपनी माँ की आवाज ही सुनी है, पर न जाने वो कहाँ चली गई। जब मैं बड़ी हुई तो लगा कि अब मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। दोनों फिर मजे से शहर में घूमते हैं। एक पेड़ के फूल नीचे गिर रहे होते हैं तो मिजो खुशी से उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसके हथेली पार कर जाते हैं। तभी ली उसके नीचे अपनी हथेली रखता है तो फूल वापस मिजो की हथेली पर आ जाते हैं। ये देखकर मिजो खिल जाती है। फिर वे एक बार में बैठे होते हैं तो मिजो अचानक गायब हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में मिजो नींद से उठ गई है तो उसकी आत्मा को उसके अंदर जाना पड़ेगा। मिजो कोमा में है लेकिन वो अपनी उंगलियां हिला सकती है और उसे आवाजें भी सुनाई देती हैं। अब अगले दिन ली मिजो की बचपन की फोटो को लेकर अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसे पता लगाने को कहता है। वो तुरंत ही पता लगा लेता है कि ये किस स्टूडियो में ली गई थी। स्टूडियो का ओनर पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करके मिजो का नाम और एड्रेस तक बता देता है। फिर ली तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचता है तो मिजो की माँ का ब्यूटी सैलून होता है और इसी जगह के पास मिजो का एक्सीडेंट हुआ था। ली वहाँ पर हेयर कट करने जाता है और मिजो की माँ से पूछता है कि आपकी बेटी कहाँ है। वो बताती है कि वो स्कूल गई है। ली कहता है मैं आपकी पहली बेटी मिजो के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे आप कई साल पहले चर्च में छोड़कर चली गई थी। इस पर मिजो की माँ कहती है कि मैं मिजो नाम की किसी लड़की को नहीं जानती, तुम चले जाओ। यहाँ ऑफिस में ली का बॉस ली को डांटता है कि तुम मिजो के केस के बारे में कुछ खास क्यों नहीं कर रहे हो, और फिर अब उसका केस किसी और को दे दिया जाता है और ली को कुछ दिन की छुट्टी लेने को कहता है। ली वहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाता है जहाँ छोटे बच्चे जो बीमार हैं वे पतंग उड़ाकर खेल रहे होते हैं, पर एक लड़का गुमसुम बैठा होता है तो मिजो ली को जबरदस्ती उसके साथ खेलने के लिए भेज देती है। वो भी उसके साथ खेलने लगता है और पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ है बेटा। वो बताता है कि हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा आता है तो पापा उसे चुकाने के लिए दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं और रात को डिलीवरी का काम, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। दोनों पतंग उड़ा रहे होते हैं तो जिनी वहाँ पर आ जाता है। तभी लड़का उसे पापा कहकर बुलाता है। अब ली को पता चलता है कि जिनी अच्छा आदमी है और बहुत ही मेहनत करता है, पर उस लड़के का ट्रीटमेंट सिर्फ इस हॉस्पिटल में किया जाता है और यहाँ का बिल वो चुका नहीं पाता, इसलिए दिन रात काम करता है और पेशेंट की एक्टिंग करके अपने इंश्योरेंस के पैसों से अपने बेटे का इलाज करवा रहा है। ली हॉस्पिटल में मिजो की माँ को देखता है जो दरवाजे से ही मिजो को देखकर जाने लगती है। ली पूछता है कि आप अंदर क्यों नहीं जाती। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। ये कहकर वो जाने लग जाती है। तभी ली उसके पीछे जाता है, लेकिन मिजो की आत्मा उनकी बातें सुन चुकी थी। फिर मिजो की आत्मा ली को बताती है कि मेरी माँ भले ही मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मुझे उनसे मिलने जाना है, उनसे मिलने का बड़ा मन करता है। एक दिन मैंने अपने बचपन की फोटो को ढूंढ निकाला और उस स्टूडियो में गई जहाँ वो लिया गया था। फिर मुझे माँ की दुकान का पता चला। मैंने अपना वॉकिंग स्टिक फोल्ड करके बैग में रखा और एक कस्टमर की तरह अंदर गई। माँ की आवाज को सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। फिर वो आई और मुझे खुद अंदर लेके गई। उनका टच फील करके मुझे अजीब सा चैन महसूस हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी बेटी मिजो हूँ। जब आप मुझे चर्च में छोड़ गई थी तो मैं छोटी लड़की थी, पर अब देखो मैं 25 साल की हो गई हूँ। लेकिन वो घबराकर कहने लगी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। तो मैंने उन्हें दिलासा दिया कि मैं आपकी लाइफ को बिगाड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको बताने आई हूँ कि आप मेरी फिक्र ना करें। पर माँ मुझ पर गुस्सा होकर चली गई। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बाहर आ गई। तब मैंने रियलाइज किया कि मेरा वॉकिंग स्टिक अंदर ही रह गया, पर अगर मैं वापस गई तो न जाने माँ मुझे क्या कहेंगी। इसी डर से मैं बिना स्टिक के ही चलने लगी। मुझे तो लगा था कि इतने सालों से वो मुझे जरूर मिस कर रही होंगी, पर उन्होंने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं रोती भी चल रही थी कि अचानक कोई गाड़ी आकर मुझसे टकराई और मैं कोमा में चली गई। तब शरीर से आत्मा बाहर निकल गई। ये सब कहते कहते मिजो की आत्मा अचानक नीचे गिर के गायब हो जाती है। ली घबराकर मिजो के कमरे में जाता है तो वो खून की उल्टी कर रही होती है और डॉक्टर्स उसे आईसीयू में लेके जाते हैं। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रूफ है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मिजो ने खुदकुशी की है। अगले दिन मिजो की बेस्ट फ्रेंड हॉस्पिटल आती है। ली को लगता है कि अगर मिजो की माँ एक बार उससे मिल लेगी तो मिजो को अच्छा लगेगा और वो चैन से मर तो सकेगी। वो मिजो की फ्रेंड को लाकर मिजो की माँ से मिलाता है, लेकिन वो मिजो से मिलना ही नहीं चाहती। ली मायूस होकर बैठा होता है। तभी जिनी उसे ड्रिंक ला कर देता है और कहता है कि इतना मायूस मत हो, सब अच्छे के लिए
होता है और मुझे तुम्हारी कंपनी का इंश्योरेंस अमाउंट नहीं चाहिए, उसके बिना ही मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। तब ली कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे बाप जरूर हो। अगले दिन मीजो की माँ अपनी दूसरी बेटी को लेकर मीजो को देखने आती है। ली उसे बताता है कि मीजो के इंश्योरेंस के पूरे पैसे मैं आपको दिला दूंगा। मीजो की माँ कहती है कि मुझे सिर्फ अपनी बेटी का प्यार चाहिए, इंश्योरेंस के पैसे मुझे नहीं चाहिए। इतने साल से मैंने मीजो से दूर रहकर जो गलती की है वो अब मैं नहीं दोहराऊंगी। आज से मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन उसकी दूसरी बेटी को ये अच्छा नहीं लगता और कहती है कि हम पहले से कर्ज तले दबे हुए हैं, ऊपर से इसका खर्च तुम कैसे उठाओगी माँ, कम से कम इंश्योरेंस के पैसे तो ले लेती। मीजो की आत्मा ये सब कुछ देख रही होती है। मीजो की माँ उसके पास बैठकर बहुत रोती है कि इतने साल बाद तुम्हें मेरी आवाज याद रही और तुमने मेरा पता भी लगा लिया, लेकिन मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मेरी वजह से बेटी तुम्हारा ये हाल हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ सुनकर मीजो की आत्मा फूट फूट कर रोती है, पर उसे तसल्ली भी होती है कि जिस माँ के प्यार के लिए वो तरस रही थी अब वो खुद उसका ख्याल रखने के लिए आ गई है। अब ली का बॉस मीजो की गार्डियन को इंश्योरेंस सेटलमेंट देकर चुप कराने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन अब मीजो की माँ बीच में आ गई है और सेटलमेंट नहीं लेना चाहती। वो ली पर बिगड़ जाता है क्योंकि उसी ने मीजो की माँ को इस केस में इन्वॉल्व किया था। पर ली अब भड़क जाता है तो बॉस चुप होता है। हॉस्पिटल में मीजो की आत्मा बताती है कि माँ मेरे लिए बहुत तकलीफ झेल रही है, मैं उन्हें खुश देखना चाहती थी, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट के लिए उन्हें दिन रात काम करना पड़ रहा है, फिर हॉस्पिटल आकर मेरी देखभाल भी करनी पड़ती है। डॉक्टर्स की बातों से लगता है कि मैं हमेशा इसी तरह कोमा में रहूंगी। तो क्या उम्र भर मेरी माँ इस तरह मेरे लिए दुख झेलेगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप प्लीज मेरे कमरे में जाकर मेरा ऑक्सीजन लाइन कट कर दीजिए, मैं मर जाऊंगी तो मेरी माँ की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। अब ली उसे डांटता है कि रिश्ते क्या सिर्फ खुशी में साथ होते हैं, दुख में अलग हो जाते हैं क्या? मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, हमारी लाइफ बहुत ही हंसी खुशी चल रही थी। अचानक एक दिन उसके दोनों पैर पैरालाइज हो गए और पता चला कि पूरी लाइफ वो व्हील चेयर पर ही रहेगी। पहले तो वो पूछती है क्या मैं तुम पर बोझ बनी हूँ? मैंने उसे बताया कि तुम कभी भी मेरे लिए बोझ नहीं बनोगी, तुम्हारे लिए ये सब कुछ मैं खुशी से करता हूँ। पर धीरे धीरे वो बात बात पे चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ, तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो। ऐसे कठोर शब्द मुझे बहुत हर्ट करते थे, लेकिन मैं उसके दिल को समझ सकता था और हमेशा उससे प्यार करता रहा। एक दिन हम एक ढलान के ऊपर टहल रहे थे तो उसने कहा कि उसे ब्लैंकेट चाहिए। मैं ब्लैंकेट लेने गया, लेकिन जब मैं लौटा तो व्हील चेयर और मेरी वाइफ वहाँ नहीं थे। शायद मैं व्हील चेयर को लॉक करना भूल गया था। व्हील चेयर ढलान में तेजी से नीचे गया और सड़क पर चलती गाड़ी से टकरा गया। मैंने अपनी वाइफ को इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया और यहीं पर उसकी जान भी गई। जैसे वो मेरे लिए बोझ नहीं थी, उसी तरह तुम अपनी माँ पर बोझ नहीं हो। मीजो बताती है कि उस दिन जब आप अपनी वाइफ को यहाँ लाए तो मैंने आपको देखा था, आप पे एकदम टूट चुके थे। आप और मेरी माँ एक जैसे हैं और मैं और आपकी पत्नी एक जैसे हैं। मैं जो करना चाहती हूँ वही आपकी पत्नी ने भी किया था। ये कहकर मीजो ले का हाथ अपने गाल पर रखती है। दोनों आंखें बंद करते हैं तो ले को नजर आता है कि उसकी वाइफ उससे बहुत प्यार करती थी। वो ली पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उस पर चिल्लाती थी ताकि वो गुस्से में उसे छोड़कर चला जाए और अपनी लाइफ जिए। लेकिन ली को अपनी वाइफ से कभी नफरत नहीं हुई और कोई रास्ता न पाकर उस दिन उसकी वाइफ ने खुद ही व्हील चेयर का लॉक निकाल दिया। हालांकि ली ने उसे लॉक किया था, पर ली गिल्टी फील कर रहा था कि उसने लॉक नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ, इसलिए वो उसके फ्यूनरल पर भी नहीं गया था। अब सच जानकर ली आंखें खोलता है तो उसके सामने उसकी वाइफ दिखती है। वो कहती है कि मरने वाले को मौत का डर नहीं होता, लेकिन ये डर जरूर रहता है कि कहीं उनके बाद उनका परिवार उन्हें भूल न जाए। क्या तुम मुझे भूल गए थे? अपनी पत्नी का ये सवाल सुनकर ली फूट फूट कर रो देता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे अपनी तकलीफ से ज्यादा तुम्हारी चिंता खाई जा रही थी कि मेरी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी लाइफ खत्म कर दी। तुम मुझे हमारी हर याद को जिंदा रखना और हमेशा खुश रहना। ली खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और बहुत रोता है। जब वो आंखें खोलता है तो वहाँ ना तो उसकी वाइफ होती है और ना ही मीजो। फिर वो अपने घर जाता है और कई दिन बाद अपने बेडरूम में जाता है। इतने दिन से वो इस कमरे में आया ही नहीं क्योंकि इस कमरे में उसकी वाइफ की यादें बसी हुई थी और वो यहाँ आने से कतराता था। उसे लगा कि यहाँ आकर उसे अपनी वाइफ की याद आएगी और वो इस बात से बहुत दर्द फील करेगा। लेकिन अब जाकर ली रियलाइज करता है कि अपनी वाइफ की यादें उसके लिए दर्द नहीं बल्कि उसके दर्द की दवा है। इस सच्चाई को जानकर ली बहुत ही शांत फील करता है। फिर वो हॉस्पिटल जाकर मीजो को देखता है जो इस वक्त कॉन्शियस है और उसकी आत्मा उसके अंदर ही है। वो मीजो की ख्वाहिश पूरी करने आया है। जैसे ही वो मीजो को हाथ टच करता है, मीजो को तुरंत पता चल जाता है कि ये ली है। वो जान गई है कि ली उसे इस दर्द से आजाद करने आया है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ली बहुत ही दुखी होता है कि मीजो अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। वो मीजो को आखिरी बार गुड बाय कहकर उसका ऑक्सीजन और बाकी इक्विपमेंट्स ऑफ कर देता है और इस तरह मीजो अपनी आखिरी सांस लेती है। ली बाहर आ जाता है और अब वो अपने पास्ट की यादों को भूल कर नहीं बल्कि उनके साथ ये खुशी से जीने का फैसला करता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो,
आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपना सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।